हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों, आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी सारे चैप्टर्स को एक एक बार अपने टेक्स्ट बुक से रीड जरूर कर रहे होंगे। बच्चों, इससे होगा क्या, आप सारा चैप्टर एक बार रीड करेंगे तो आपको बुक की लैंग्वेज पता चलेगी कि बुक की लैंग्वेज कैसी है और हम वीडियो में उसकी समरी को किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। तो एक बार बच्चों अपने सारे चैप्टर्स को अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करते चलिएगा। ओके, तो आज हम जो नया चैप्टर लेकर आए हैं स्पर्श बुक का, वो है हमारा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। अब ये एक यात्रा वृतांत है जिसका वर्णन किया है बछेद्री पाल जी ने, है ना। इन्होंने अपनी एवरेस्ट यात्रा जो शुरू की थी और उस टीम में किस तरह से वो एवरेस्ट फतेह करने के लिए पहुंचे थे, उनके टीम में कौन कौन से मेंबर्स थे, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, कहाँ कहाँ से ये रास्ता शुरू हुआ, किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचे, इन सभी चीजों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो सबसे पहले बच्चों हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। वो ये है कि सारे टीम मेंबर्स में जो जो नाम आपको इसमें बताए जाएंगे वो आप याद रखिएगा और समझिएगा। और जगहों के नाम, यहाँ पे जितने भी जगहों के नाम आपको बताए गए हैं वो बिल्कुल अच्छे से आप समझ लीजिएगा और उन्हें अपने पास कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बात कुछ ऐसी है कि बछेद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफर की बात करते हुए कहती है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू के लिए चढ़ा था, है ना। इन्होंने कहाँ से कहाँ यात्रा की थी बच्चों, ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो ये कहती है कि इनका जो पहला दल था वो चला था 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए। उस दल से पहले ही एक मजबूत दल पहले ही एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया था, जिससे कि बछेद्री पाल वाले दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले बर्फ के गिरने के कारण बने कठिन रास्तों को साफ कर सके, है ना। मतलब क्या हुआ था, उनसे पहले ही एक जो अच्छा उनसे टफ टीम थी वो पहले ही एवरेस्ट के लिए निकल चुकी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे पहुंचने से पहले बेस कैंप बनाने पड़ते हैं और बेस कैंप बनाने के लिए रास्तों को थोड़ा साफ करना पड़ता है ताकि जो बसें जो बर्फ बीच में ज्यादा फैली हुई है उनसे रास्ता बनाते हुए उन्हें चलने में आसानी हो। ठीक है, पहुंचने से पहले बर्फ गिरने के कारण कठिन रास्तों को साफ करने के लिए उनका बेस कैंप वहां पे पहले से ही पहुंच चुका था। बछेद्री पाल कहती है, नमचे बाजार शेरपा लैंड एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है ना। ये वहां के एक इम्पोर्टेंट बाजार है, याद रखिएगा, नमचे बाजार और शेरपा लैंड। यहीं से बछेद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था, मतलब पहली बार वहां से उनने नमचे बाजार से एवरेस्ट को पहली बार देखा था और वो वहां से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। बछेद्री पाल कहती हैं, लोगों के द्वारा बछेद्री पाल को बताया गया था कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर तूफानों को झेलना पड़ता है। अब एवरेस्ट है, काफी हवाएं, काफी बर्फबारी होती रहती है, तो तूफानों का आना भी वहां पर बहुत ही आम होता है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है। तूफानों को कब झेलना पड़ता है? जब मौसम खराब होता है। जब उनका दल 26 मार्च को पेरिस पहुंचा था, मतलब यहाँ पर एक जगह का नाम है पेरिस जहां पर वे पहुंचे थे, तो उन्हें हमें बर्फ के खिसकने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुख भरा समाचार मिला। तो उन्हें एक समाचार मिला कि जो उनके साथ शेरपा कुली थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। किसके कारण? बर्फ खिसकने के कारण। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। तो जो 16 लोगों का दल था उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे क्योंकि बर्फ का तूफान काफी बड़ा था। अब इस समाचार के बाद क्या हुआ, बछेद्री पाल के अभियान के जो मेंबर्स थे उनके चेहरों पे उदासी छा गई, है ना। उनके दल के नेता कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को साफ साफ कह दिया था और साफ साफ ये एडवाइस दे दी थी कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है ना। अगर आप अभी से उदास हो जाओगे तो एवरेस्ट की चढ़ाई तो हमने अभी शुरू भी नहीं की है ना। और वहां पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। तो आप लोग अगर अभी से हिम्मत हार लोगे तो एवरेस्ट की चढ़ाई को कैसे
विजय करोगे, है ना। बछेद्री पाल कहती है, उपनेता प्रेमचंद जो पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने बछेद्री पाल के दल की पहली बड़ी समस्या बछेद्री पाल और उनके साथियों को खुम्बू हिमपात की स्थिति के बारे में बताया। खुम्बू हिमपात मतलब वहां पे क्या होता है, बर्फबारी होती है जिसका नाम है खुम्बू हिमपात। इसके बारे में उन्होंने बछेद्री पाल को जानकारी दी। उन्होंने बछेद्री पाल और साथियों को यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर झाड़ियों के रास्ते चिन्हित कर सभी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो सारी प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस पहले से ही कंप्लीट कर ली गई है। अब बछेद्री पाल और उनके साथियों का ध्यान इस और भी दिलाना है कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी भी जारी है, जिसके कारण अभी तक के किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। मतलब बर्फ का गिरना अभी भी चालू है, जिसके कारण हमने जितने भी काम अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं वे व्यर्थ हो सकते हैं। उन लोगों को रास्ता खोजने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है, अगर वो बर्बाद हो गया बर्फबारी के कारण, तो वे काम आपको दोबारा से करना पड़ सकता है। बछेद्री पाल कहती हैं, बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें और उनके साथियों की एक और मृत्यु की खबर मिली। अब वो लोग बेस कैंप पहुंचे थे तो उन्हें फिर से एक न्यूज आई कि एक और साथी की मृत्यु हो गई है। जलवायु के सही न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। मतलब जो एक रसोईया थे सहायक, उनकी वहां पर मृत्यु हो चुकी थी। निश्चित रूप से बछेद्री पाल और उनके साथी आशा उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं चल रहे थे। मतलब वे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे, क्योंकि उनके 2 साथियों की अभी तक मृत्यु हो चुकी थी। सभी घबराए हुए थे। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बछेद्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा, है ना। बछेद्री पाल हैरान होकर खड़ी रह गई। बछेद्री पाल कहती हैं, दूसरे दिन नए आने वाले अपने ज्यादातर सामान को वे हिमपात के आधे रास्ते तक ले के चले गए। अब डॉक्टर मीनू मेहता ने बछेद्री पाल और उनके साथियों को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने को कहा और लट्ठे और रस्सियों का उपयोग बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों बांधने को और पहले दल के तकनीकी कार्यों के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी। तो मतलब जो डॉक्टर मीनू थी, उन्होंने बताया कि आप एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बनाई हैं, जिससे क्या होगा, बर्फ के पुल बन सकेंगे ऐसे, जिनके सहारे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और बर्फ की जो आड़ी तिरछी दीवारें हैं, उन पे रस्सियों के सहारे से आप अपने थोड़े थोड़े काम कर लीजिए, जिससे क्या होगा, ये सारे आगे चलने में हमें काफी आसानी होगी। ये सारी जानकारी किसने दी? मीनू मेहता ने बछेद्री पाल को दी। अब बछेद्री पाल कहती हैं, उनका तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक एक समान होकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था। मतलब तीसरा दिन निश्चित हो गया था कि उन्हें बेस कैंप से लेकर हिमपात तक की चढ़ाई करनी है। रीता गोम्बू तथा बछेद्री पाल साथ साथ चल रहे थे। उनकी एक दोस्त है जिसका नाम है रीता गोम्बू, ठीक है। उनके पास एक वॉकी टॉकी था जिसमें वे अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रही थी, है ना। अपनी जो भी एक्टिविटी हो रही थी उनकी, वो अपनी इंफॉर्मेशन बेस कैंप तक पहुंचा रही थी। कर्नल खुल्लर उस समय खुश थे और रीता गोम्बू तथा बछेद्री पाल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि बेस कैंप पर पहुंचने वाली केवल दो ही महिलाएं थी। मतलब वे काफी खुश थे क्योंकि बेस कैंप पर अभी तक सिर्फ वे 2 ही महिलाएं पहुंची थी। जब अप्रैल में बछेद्री पाल बेस कैंप पहुंची, तब तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ उनके पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। मतलब उन्होंने ये बात बताई कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी से बातचीत की जाए। अब बछेद्री पाल कहती हैं कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि वे इस चढ़ाई के लिए बिल्कुल ही नहीं सीखने वाली हैं। मतलब बिल्कुल नौसिखिया है, उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है और ये मैं पहली बार चढ़ाई कर रही हूँ। तेंजिंग हंसे और बछेद्री पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट जाना पड़ा था। 7 बार एवरेस्ट जाना पड़ा था, ये उन्होंने बछेद्री पाल को बताया। फिर अपना हाथ बछेद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि बछेद्री पाल एक पक्की पर्वतीय लड़की है।
उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। मतलब वे उन्हें काफी उत्साहित कर रहे हैं कि तुम बहुत ही अच्छी हो, पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें पहले ही प्रयास में एवरेस्ट पर पहुंच जाना चाहिए। बछेद्री पाल कहती हैं 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू कैंप 3 में थी। वो कहाँ पर थी? कैंप नंबर 3 में थी, जो बहुत ही ज्यादा रंगीन रंग बिरंगे नायलॉन के तंबू से बना हुआ था। वह गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से पे एक सख्त चीज आकर टकराई, जिससे उनकी नींद अचानक खुल गई। ठीक, साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लहसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। मतलब एक तूफान आने का वो इशारा कर रही हैं कि वे सो रही थी और एक बर्फ का बड़ा सा पिंड या टुकड़ा आकर उनके कैंप से टकराया। ठीक है, और उसके बाद लोबसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से बछेद्री पाल और उसके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। उन्होंने बछेद्री पाल के चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और बछेद्री पाल को वहां से निकालकर बाहर ले आने में वे सफल हो गए। अब बछेद्री पाल कहती हैं कि हमारे पास सुरक्षा के सारे दल सुबह 8 बजे तक कैंप पर पहुंच गए थे। इस तरह मैंने अपनी जान वहां पर बचाई थी। ठीक है, बछेद्री पाल उनके नेता के जो दल थे, खुल्लर ने पिछली रात को हुए हादसे की जानकारी अपने शब्दों में कुछ इस तरह बताई कि सुरक्षा कार्य का एक अत्यंत साहस भरा कार्य था। उन्होंने बताया कि आपने किस तरह से बछेद्री पाल की जान बचाई हो और आपका कार्य काफी सराहनीय रहा है। सभी 9 पुरुष जिन्हें चोटें आई थी और हड्डियां टूटी थी, उन्हें बेस कैंप भेजना पड़ा। मतलब इतना बड़ा तूफान आया तो काफी लोग वहां पर घायल भी हो गए थे। ठीक है, बछेद्री पाल कहती हैं कि दोपहर के बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों को भी मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म पानी भेजा, है ना। बाकी लोग भी परेशान थे, है ना, इतनी ठंड पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय या गर्म पानी भर के नीचे ले जाने का निश्चय किया। अब एवरेस्ट की जगह है ना, बर्फीली हवाएं, तंबू से बाहर कदम रखा तो ऐसा लग रहा था मानो कि बर्फ का तूफान डायरेक्ट उनके ऊपर ही आ जाएगा। तब बछेद्री पाल ने दोबारा लाई गई चाय पी, लेकिन बछेद्री पाल को आगे चलने से रोकने की कोशिश भी की गई। किसने? उस बर्फ के तूफान ने। मगर बछेद्री पाल को मिलना ही था। थोड़ा सा आगे चले, उतरने पर देखा कि बछेद्री पाल को देखकर चौंक गया और कहा कि इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? मतलब आप इतने दूर से इतने बर्फ भरे तूफान में क्यों आई हैं, है ना? औरों की तरह एक पर्वतारोही है, इसलिए वह इस दल में आई हुई है। मतलब उन्हें पता है कि आप भी किस मुसीबत में हैं और वे भी एक पर्वतारोही है, तो आपकी समस्या को वो काफी अच्छे से समझ सकती हैं। आगे कहती हैं साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर है ना। साउथ पोल एक जगह है जो पृथ्वी पे बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा सख्त है, नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन सुबह 4 बजे जब वह उठी तो उन्होंने बर्फ को पिघलाया और उससे चाय बनाई और नाश्ते का कुछ सामान उन्होंने इकट्ठा किया। लगभग 5:30 बजे वे अपने तंबू से बाहर निकल चुकी थी। अब सुबह के 6:30 बजे जब अंगदोर जी वहां पर साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन क्या था, सुबह हो चुकी थी। मतलब सूरज ऊपर चढ़ चुका था और हल्की हल्की सी हवाएं चल रही थी, पर ठंड बहुत ज्यादा थी वहां पर, है ना। बछेद्री पाल ने अपने साथियों की मदद की और रस्सी से ही चढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी। अब बछेद्री पाल कहती हैं कि बर्फ की सीधी चढ़ाई जो थी बहुत ज्यादा कठिन थी, है ना, और उस चट्टान की जो बर्फ थी वो बहुत ज्यादा सख्त और भुरभुरी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी ने शीशे की या बर्फ की कांच की चादर बिछा दी होगी। सभी को बर्फ काटने पड़े और बर्फ काटने के लिए उन्हें किसका इस्तेमाल करना पड़ा? फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते से काट सके। मतलब जगह इतनी सख्त हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि उस दांते से हम धरती को काट रहे हैं। ठीक है, उन्होंने खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह और बहुत ही ज्यादा सूझबूझ से उठाया। कोई भी, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी छोटी गलती उनके मौत का कारण बन सकती है। बछेद्री पाल आगे कहती हैं 2 घंटे से भी कम समय में वे शिखर से कैंप पर पहुंच गए।
अंगोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, पर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कम समय लिया है और बहुत ही अच्छी गति से आप लोग आगे चढ़ रहे हैं। अब बछेंद्री पाल इन ऊंचाइयों के लिए सामान्य आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन लेकर चल रही थी। 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से वे चढ़ रही थी। मतलब पहाड़ों पर क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का दबाव वहां पर काफी कम हो जाता है। बछेंद्री पाल कहती हैं, उन्हें महसूस हुआ कि सीधी और कठिन चढ़ाई अब आसान लग रही थी। मतलब उनमें क्या हो रहा था, एक मोटिवेशन जाग रहा था कि अब मैं ये चढ़ाई कर सकती हूँ, है ना। भुरभुरे बर्फ के कण भी चारों ओर उड़ रहे थे तेज हवा के कारण, जिससे वो शून्यता देखने, मतलब इतना ज्यादा धुंध हो गया था कि सामने का दृश्य ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। अनेक बार केवल एक थोड़ी दूर चढ़ने पर कोई चोटी दिखाई नहीं पड़ रही थी। ढलान एकदम सीधी थी और देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सांस रुक जाएगी। इतनी ज्यादा ठंड थी, इतनी ज्यादा धुंध थी कि ऐसा लग रहा था कि अब मानो उनकी सांस रुकने ही वाली है। पर उन्हें विचार आया कि सफलता बहुत नजदीक है, पर उन्हें मन ही मन ये विश्वास था कि अब मैं पहुंचने वाली हूँ। 1984 के दिन 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर खड़ी हो चुकी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी कौन? बछेंद्री पाल। एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि वहां पर सभी जो ग्रुप के मेंबर हैं वो खड़े हो सके, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने फावड़े से वहां की बर्फ हटाई और एक दूसरे को हाथ में हाथ देते हुए सारे लोग वहां पर पहुंच गए और अपना झंडा उन्होंने वहां पर फहरा दिया। अब इतना बड़ा खुशी का पल था बछेंद्री पाल का, तो सबसे पहले उनके मन में अपने माता पिता का ध्यान आया। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने जो नेता थे अंगोर जी के प्रति उन्होंने अपना आदर प्रकट किया। बछेंद्री पाल की इस विजय से वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया उन्होंने। उनके जो अंगदौर जी थे उन्होंने बछेंद्री पाल को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, है ना, कि बछेंद्री पाल ने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने बछेंद्री पाल को गले से लगाया और उसके कानों में फुसफुसाया कि दीदी, तुमने अच्छी चढ़ाई की है, वह बहुत प्रसन्न है। कर्नल खुल्लर की उनकी सफलता से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। उन्होंने भी बछेंद्री पाल को बधाई दी। उनकी इस सफलता की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी माता पिता को भी बधाई देना चाहा। वे बोले कि देश को बछेंद्री पाल पर गर्व है। अब वह ऐसे संसार में वापस जाएगी जो उसके द्वारा अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग था। क्यों? क्योंकि बछेंद्री पाल एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बन चुकी थी। तो बच्चों, ये था बछेंद्री पाल का सफर कि कैसे उन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी एवरेस्ट की यात्रा शिखर कंप्लीट किया था। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का सेशन खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक आप इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।